कहानी की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग में काम कर रहे फ्रैंक नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि दीवार आई दरारों को देखने का काम करता है। आज के दिन जब फ्रैंक काम कर रहा था तो एक नया वर्कर उसके साथ काम करने के लिए आता है। काम खत्म कर लेने के बाद फ्रैंक सीधा हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर हम उसकी बीवी लियो को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे के आने में सिर्फ कुछ दिन ही बाकी हैं। इसी वजह से दोनों काफी एक्साइटेड थे। ये दोनों जब घर पर आते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि इनसे पहले घर पर कोई था जो इनके घर के सारे सामानों को चारों तरफ बिखेर कर कुछ ढूंढ रहा था। लियो फ्रैंक से पूछती है कि आखिर उन लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि यह दूसरी बार है जिस पर फ्रैंक कहता है कि मुझे नहीं पता वो लोग क्या चाहते हैं। इसके बाद फ्रैंक जाकर अपने दोस्त बेन से मिलता है और उसे बताता है कि वे लोग फिर से घर पर आए थे, जिससे बेन पूछता है कि क्या उन्हें चाबी मिल गई, तो फ्रैंक कहता है कि पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। इतना कहने के बाद फ्रैंक फिर से अपने काम पर चला जाता है। जब वो नए वर्कर के साथ दीवार में दरारों को देखने का काम कर रहा था तभी कोई उसकी रस्सी को खोल देता है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि फ्रैंक जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है। फ्रैंक रस्सी खोलने वाले आदमी को देख लेता है और फिर वह नीचे आकर उस आदमी का पीछा करने लगता है। फ्रैंक के पकड़ने से पहले ही उसके लोग उसे गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाते हैं। तभी फ्रैंक लियो को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता तो उसे अपनी बीवी की चिंता होने लगती है। इसलिए वह भागकर घर पर जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसकी बीवी बिल्कुल ठीक ठाक है। लियो उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ नहीं बताता और फिर वह सोने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद हम वानकेन नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो कार से कहीं जाने लगता है। तभी वह उस आदमी को मार देता है जिसने फ्रैंक की रस्सी को खोला था। वह ठीक आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। हालांकि वो आदमी वानकेन से कहता है कि मैंने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी वानकेन अपनी गन निकालता है और उसे शूट करके जान से मार देता है। अब इससे हमें यह पता चलता है कि वानकेन नाम का आदमी जो किसी वजह से फ्रैंक के पीछे पड़ा हुआ है। अब वो वजह क्या है उसे हम आगे की कहानी में देखेंगे। अब हम फ्रैंक को देखते हैं जो रात के समय में अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। जब लियो सो रही थी तब वो अपने कमरे के ऊपर जाकर एक चाबी को चेक करता है जो कि वहीं पर पड़ी हुई थी जहां फ्रैंक ने उसे रखा था। वह चाबी को नीचे लाने के बाद उसे बाथरूम में पानी की पाइप में छुपाने लगता है, लेकिन उसी समय लियो आ जाती है और वह फ्रैंक को ऐसा करते हुए देख लेती है। लियो उससे पूछती है कि आखिर तुम आजकल कर क्या रहे हो, ना तो तुम मुझसे बात करते हो और ना मेरे साथ सो रहे हो। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उसी वक्त कुछ लोग इनके कमरे में घुस आते हैं। ये लोग फ्रैंक को पकड़ने के लिए आते हैं, इसलिए फ्रैंक इनसे लड़ने लगता है। फ्रैंक की बीवी लियो भी प्रेग्नेंट होने के बावजूद इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सभी लोग मिलकर लियो और फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त ये लोग एक गन पर फ्रैंक की उंगलियों का निशान ले लेते हैं। फिर इनका लीडर फ्रैंक के सामने आता है और वह फ्रैंक से कहता है कि मुझे वो चाबी दे दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी बच्चे को जिंदा छोड़ दूंगा। फ्रैंक उसे चेहरा दिखाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि इनका लीडर वानकेन है। वह फ्रैंक से कहता है कि आखिर तुम छोटी सी चीज के लिए अपना परिवार क्यों कुर्बान करना चाहते हो। डराने धमकाने के बाद भी फ्रैंक उस चाबी को देने के लिए तैयार नहीं होता, जिससे ये लोग फ्रैंक का फोन लेते हैं और उसका नेटवर्क गायब कर देते हैं ताकि उसकी लोकेशन किसी को पता ना चल पाए। जिस आदमी को वानकेन ने मारा उसका झूठा इल्जाम वह फ्रैंक के ऊपर लगा देता है। जिस गन से वानकेन ने उस आदमी को मारा था उस गन पर अब वानकेन ने फ्रैंक की उंगलियों का निशान छोड़ दिया है, जिसकी वजह से फ्रैंक एक और मुसीबत में पड़ जाता है। फिर ये लोग लियो को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं और वानकेन फ्रैंक को मारकर बेहोश कर देता है। अब हम 10 महीने पहले के फ्लैशबैक को देखते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। इस समय हमें एक स्पेशल फोर्स दिखाई जाती है जिसका नाम था GIGN। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक और लियो भी इसी स्पेशल फोर्स में काम करते हैं। यहाँ पर एक आदमी फ्रैंक को उसके पिता का एक बैच देता है जिसमें एड विटम लिखा होता है। इसके बाद सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर वे सभी मिलकर कई सारे मिशन को पूरा करते हैं, जिसके साथ उनकी नई नई ट्रेनिंग चलती रहती है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर बेन आ जाता है जो कि काफी बहादुर होता है। बहादुरी को देखकर फ्रैंक उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उसे अपने साथी के साथ फाइट कराता है, जिसमें बेन काफी अच्छे से लड़ता है, जो पहले तो कमजोर पड़ रहा था लेकिन बाद में उसे हरा देता है। फिर वे सभी पार्टी करते हैं जहाँ पर बेन उसके साथ रहता है। उसी पार्टी के दौरान लियो फ्रैंक के पास आती है और उसे अपने दिल की बात कह देती है। वह फ्रैंक को बताती है कि वह 2 सालों से उसे पसंद करती है और वह उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। फ्रैंक भी लियो को पसंद करता था तो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक दिन जब ये दोनों वॉशरूम में रोमांस कर रहे थे तभी फ्रैंक का दोस्त निको आता है और वह इन दोनों को एक साथ देख लेता है। फिर निको जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताता है और वे दोनों फ्रैंक का मजाक उड़ाने लगते हैं। निको कहता है कि तुम लियो से मिल सकते हो, लेकिन फ्रैंक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा खोलने पर वह धीरे धीरे लियो के कमरे की ओर जाता है। तभी निको लाइट ऑन कर देता है और दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर हंसी मजाक के बाद फ्रैंक सीधे लियो के कमरे में जाता है और दोनों रात भर रोमांस करते हैं। अगले दिन फोर्स के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। जब फ्रैंक निको के बच्चे के साथ खेल रहा था तब निको की पत्नी फ्रैंक से कहती है कि उसे भी लियो के साथ अपना परिवार बढ़ाना चाहिए, लेकिन फ्रैंक शर्माते हुए कहता है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। एक बार रात के समय फ्रैंक अपने दोस्त बेन और निको के साथ फोर्स की ओर लौट रहा था। इसी बीच लियो फ्रैंक को कॉल करती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है।
है। लेकिन इससे पहले कि वह इस बात को सही से बता पाती, तभी फ्रैंक को एक आदमी का कॉल आता है जो बताता है कि होटल के चौथे माले से गोलियां चली हैं। यह सुनकर फ्रैंक अपने दोस्तों के साथ होटल की ओर जाता है। होटल में फ्रैंक, बेन और निको तीनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि दो लोग होटल से बाहर जा रहे हैं। फ्रैंक और उसकी टीम उन्हें रोकने के लिए बढ़ते हैं, तभी एक आदमी निको को गोली मार देता है। फ्रैंक भी अपनी गन निकालता है और सामने खड़े आदमी को गोली मार देता है, जिससे दूसरा आदमी एक महिला को बंदी बना लेता है और धमकी देता है कि वह उसे मार देगा यदि उसे जाने नहीं दिया गया। फिर वे लोग बेन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी बेन को बचाने के दौरान निको और भी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन वह फिर भी उस आदमी को गोली मारकर बेन को बचा लेता है। फिर फ्रैंक भी उस आदमी को मार देता है जो उस महिला को धमका रहा था। हालांकि सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन निको को गोली लग चुकी थी और वह ज्यादा घायल होने के कारण मर जाता है। यह घटना होने के बाद फोर्स के कमांडर फ्रैंक से मिलने के लिए उसे बुलाते हैं। कमांडर उसे बताता है कि यह सब उसकी वजह से हुआ। अगर वह शांतिपूर्वक उन लोगों को जाने देता तो निको की मौत नहीं होती। कमांडर फ्रैंक से कहता है कि उसने उसका आदेश नहीं माना और होटल में क्यों गया, जिससे उसने उसका विश्वास तोड़ा, इसलिए वह उसे फोर्स से निकाल देता है। फ्रैंक फोर्स से बाहर निकलकर निको की पत्नी के पास जाता है और रोते हुए कहता है कि यह सब उसकी गलती है। अगर वह वहां नहीं जाता तो निको जिंदा होता। अगले दिन फोर्स के सभी लोग मिलकर निको का अंतिम संस्कार करते हैं। निको का एक बड़ा बेटा भी था जो इस घटना से बहुत दुखी था और उसे लगता है कि यह सब फ्रैंक की गलती की वजह से हुआ है। फ्रैंक को फोर्स से निकाल दिए जाने के बाद लियो भी फोर्स से बाहर हो जाती है और कहती है कि वह अपनी आगे की जिंदगी फ्रैंक के साथ शुरू करना चाहती है। लेकिन फ्रैंक उसे समझाता है कि तुमने फोर्स में शामिल होने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम इसे छोड़ नहीं सकती। इसके बाद फ्रैंक बेन के घर चला जाता है। यहाँ पर न्यूज के जरिए फ्रैंक को यह जानकारी मिलती है कि होटल में जो दो लोग मारे गए थे वे चोर थे। फ्रैंक को यह पता था कि यह गलत है और असल सच्चाई को छुपाया जा रहा है। यह देखकर बेन कहता है कि फ्रैंक को यहाँ से चले जाना चाहिए और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। एक दिन फ्रैंक लियो के साथ होटल में खाना खाने जाता है। फ्रैंक को अभी तक यह नहीं पता है कि लियो प्रेग्नेंट है, लेकिन आज जब वह फ्रैंक के साथ बैठी थी तो उसने यह बात फ्रैंक को बता दी। लियो कहती है कि उसे मां नहीं बनना था, लेकिन अब वह बनना चाहती है। वह कहती है, मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और हम दोनों मिलकर इस बच्चे की देखभाल करेंगे। इसके बाद फ्रैंक और लियो साथ में रहने का फैसला करते हैं। किराए के घर में जब फ्रैंक अपना सामान निकाल रहा था तो उसे अपना बैज दिखाई देता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो उस बैज पर खून लगा हुआ था। खून को देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि यह खून उन दो लोगों में से किसी एक का है जो होटल में थे। बैज के डीएनए सैंपल को जांच के लिए भेजने के बाद फ्रैंक को यह जानकारी मिलती है कि वे दोनों लोग स्पेशल फोर्सेस के सदस्य थे और पॉलिटिकल पार्टी के लिए गैर कानूनी रूप से काम करते थे, लेकिन अब वे डीजीएसआई के लिए काम कर रहे हैं। यह सब देखकर बेन कहता है कि होटल में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था और वह इन मामलों में फ्रैंक को ना पढ़ने की सलाह देता है, क्योंकि अब उसकी एक फैमिली है। जिससे फ्रैंक सारे सबूतों को लॉकर में लॉक करके चाबी अपने घर के कमरे में छुपा देता है और फिर अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। एक दिन फ्रैंक निको के छोटे बच्चे का जन्मदिन अपने घर पर मना रहा था। वहां पर निको का बड़ा बेटा एलेक्स भी था, लेकिन वह पार्टी में शामिल नहीं था क्योंकि वह अभी भी फ्रैंक से नाराज था। जब निको की बीवी फ्रैंक से कहती है कि एलेक्स अभी भी बहुत नाराज है तो फ्रैंक उसे समझाने के लिए उसके कमरे में जाता है। फ्रैंक कहता है, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है कि वह सब कुछ मेरी वजह से हुआ और मेरी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई। तभी एलेक्स फ्रैंक से कहता है, मुझे पता है जिन लोगों की वजह से मेरे पिता की मौत हुई उनके बारे में तुम भी जानते हो, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो जिन लोगों ने मेरे पिता की जान ली तुम उन्हें सजा दिलवाओ, अपना मुंह खोलो और सब कुछ सच बताओ। एलेक्स की बात मानकर फ्रैंक एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक रिपोर्टर से मिलता है और बताता है, मैं होटल में था और जिन लोगों की वजह से यह सब हुआ उन्हें मैं जानता हूँ। होटल में जो घटना घटी थी वह लगभग 10 महीने से दबी हुई थी, लेकिन अब फ्रैंक के सबूतों की वजह से वह घटना सामने आ जाती है। दिन बदलता है और हमें मिनिस्टर दिखाई देती है। मिनिस्टर के सामने डीजीएसआई का एक आदमी बैठा था जो मिनिस्टर को बताता है कि होटल में क्या हुआ था। वह बताता है कि सीआईए के सदस्य जॉन अपने बॉडीगार्ड के साथ फ्रांस आए थे ताकि वे ऑस्ट्रेलिया के साथ हथियारों की डील पर बातचीत कर सके। जब वे अपने बॉडीगार्ड के साथ मीटिंग में जा रहे थे तभी डीजीएसआई के 2 सदस्य उनके कमरे में घुसने गए थे ताकि उनके पेपर को चुरा सके, लेकिन जॉन अपना फोन कमरे में भूल गया था और जब वह फोन लेने के लिए वापस आया तो उसे पता चला कि उसके कमरे में कोई है। फायरिंग के दौरान जॉन का बॉडीगार्ड मारा जाता है और डीजीएसआई के एक सदस्य को भी गोली लग जाती है। हालांकि डीजीएसआई के दूसरे सदस्य ने जॉन को भी गोली मार दी। काम खत्म करने के बाद जब डीजीएसआई के लोग होटल से बाहर जा रहे थे तब जीआईजीएन फोर्स के लोग होटल में पहुंचे और इनकी वजह से दोनों डीजीएसआई के सदस्य मारे गए। इस घटना के बाद डीजीएसआई ने इस सच्चाई को छुपा लिया था, लेकिन अब एक खुफिया न्यूज रिपोर्टर ने यह खुलासा किया कि एक व्यक्ति है जिसे होटल की घटना के बारे में सब कुछ पता है और उसके पास उस घटना का बैच भी है जिस पर उनके एक सदस्य का खून लगा है। अब इस रिपोर्ट से वह बैच झूठा साबित नहीं हो सकता। यह सब सुनकर मिनिस्टर
कहती हैं, अगर यह मामला जनता के सामने आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चाहे जो भी करो, उस बैच को लेकर मेरे पास आओ और उस व्यक्ति को खत्म कर दो ताकि वह किसी और को यह सच न बता सके। अब इस तरीके से फ्रैंक से उस सबूत लेने के बाद उसे खत्म करने के लिए ये लोग वान केन को भेजते हैं। अब वान केन उस सबूत को हासिल करने के लिए हाथ धोकर फ्रैंक के पीछे पड़ गया है। अब कहानी वर्तमान समय में दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि वान केन ने लियो को किडनैप कर लिया है और वो फ्रैंक से कहता है कि अगर तुम उस चाबी लाकर मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बीवी और बच्चे को खत्म कर दूंगा। इतना कहने के बाद चाबी लाने के लिए वह फ्रैंक को छोड़ देता है। फ्रैंक अपनी बीवी और बच्चे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह चोरी चुपके से अपने घर के अंदर जाता है, क्योंकि फ्रैंक के घर के चारों तरफ पुलिस तैनात थी और उसे ढूंढ रही थी। हालांकि जैसे तैसे करके वह घर के अंदर जाता है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती है और उल्टा वह फंस जाता है। पुलिस वाले उसे देख लेते हैं, इसलिए वह फौरन यहाँ से भागता है। वह भागकर सीधा बेन के पास मदद मांगने के लिए जाता है। जब वह बेन को सारी बात बताता है, तब बेन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह फ्रैंक को लेकर अपने घर पर जाता है, जहाँ वह फ्रैंक को एक बैच देता है। उस बैच में फ्रैंक अपना खून लगा देता है। वह दूसरे बैच में अपना खून लगाने के बाद उस सबूत को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ वान केन ने उसे आने के लिए बोला था। उस जगह पर वान केन के आदमी आते हैं और फ्रैंक को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वान केन उससे वह बैच मांगता है, तब फ्रैंक कहता है कि सबसे पहले मुझे अपनी बीवी से मिलना है। ये लोग फ्रैंक को लेकर लियो के पास जाते हैं और जब फ्रैंक को यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी ठीक ठाक है, तब वह बैच को निकालकर वान केन को दे देता है। उस बैच को देखने के बाद वान केन को लगता है कि वही असली बैच है। इसके बाद वान केन फ्रैंक का फोन अपने आदमी को देता है। वह आदमी फ्रैंक के फोन में वापस उसका नेटवर्क ला देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि फ्रैंक की लोकेशन पुलिस वालों को मिल जाए। वान केन के आदमी उसके कहने पर फ्रैंक और लियो को खत्म करने वाले थे, लेकिन उसी वक्त झाड़ियों के पीछे इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जब इनका एक आदमी चेक करने के लिए जाता है, तब बेन उसे मारने के बाद इनको भी खत्म कर देता है। इस तरीके से वह लियो और फ्रैंक को बचा लेता है, लेकिन 3 गोलियों की आवाज की वजह से वान केन को मालूम चल गया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लियो को सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए इन्हें एक गाड़ी की जरूरत पड़ती है, जिससे फ्रैंक और बेन गन लेकर अंदर जाते हैं और वान केन के कई आदमियों को खत्म कर देते हैं। उन्हें खत्म करने के बाद ये लोग उनकी ही गाड़ी को चुराकर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फिर वान केन के आदमी भी गाड़ी से इनका पीछा करने लगते हैं। वे लोग इनका पीछा कर रहे थे और इन्हें खत्म करने के लिए इनके ऊपर गन से फायरिंग भी कर रहे थे। इन सब की वजह से लियो की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसके बच्चे के आने का समय भी हो गया था। इसलिए फ्रैंक बेन से कहता है कि तुम लियो को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। इतना कहने के बाद वह गाड़ी के गेट को खोलकर नीचे जंप कर देता है। फ्रैंक ने यह सोचा कि अगर वह गाड़ी से जंप कर देता है तो वे लोग लियो का पीछा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वान केन के कहने पर उसके आदमी लियो की कार का पीछा करते ही रहते हैं। इधर वान केन और फ्रैंक के बीच में जब फायरिंग हो रही थी, तो उसी वक्त यहाँ पर 2 राइडर आते हैं और वान केन इन दोनों राइडर्स को भी खत्म कर देता है। वान केन के गन की गोली जब खत्म हो जाती है, तो फ्रैंक जाकर गाड़ी को लेता है और यहाँ से निकल जाता है। वह जंगल के बाहर जैसे ही निकलता है, तो उसी वक्त यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखते ही वान केन वापस से गाड़ी को लेकर के जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन इधर जो पुलिस थी वह अभी भी फ्रैंक का पीछा कर रही थी। फ्रैंक अपनी गाड़ी को लेकर भागते हुए एक आदमी के पास जाता है और उसके पैराशूट को चुरा लेता है और इसी पैराशूट की वजह से वह इन पुलिस वालों से बचकर यहाँ से भाग जाता है। इस बीच बैन फ्रैंक के पास कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन के बारे में बताता है। उसे ये भी बताता है कि लियो की हालत खराब हो रही है, वह बेहोश हो गई है। बैन लियो को लेकर के जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है, तो उसी वक्त यहाँ पर वान केन भी गन लेकर के आ जाता है, लेकिन वह गन नहीं चला पाता क्योंकि उसी वक्त पैराशूट लेकर फ्रैंक आ जाता है, जो वान केन के ऊपर हमला करके उसे बहुत पीटता है। उसी वक्त यहाँ पर GIGN फोर्स के लोग भी आ जाते हैं। इस फोर्स के जो कमांडर थे वह फ्रैंक से कहते हैं कि खुद को हमारे हवाले कर दो, लेकिन फ्रैंक इन सब की एक भी बात नहीं सुनता है। वह सीधा जाकर के अपनी बीवी को उठाता है और उसे लेकर के हॉस्पिटल के अंदर जाता है। अंदर जाते ही डॉक्टर उसके पास आते हैं, जो लियो को लेकर के अंदर चले जाते हैं। कुछ समय के बाद कमांडर फ्रैंक के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद फ्रैंक भी खुशी खुशी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक को जेल में रखा गया है और एक दिन लियो बच्चे को लेकर के फ्रैंक से मिलने आती है। अपने बच्चे को देखकर फ्रैंक बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर लियो फ्रैंक को बताती है कि तुम जल्द ही छूट जाओगे। दरअसल उस दिन जब वान केन के लोगों ने लियो पर हमला किया था, तो मौके का फायदा उठाकर लियो ने उस चाबी को निकाल लिया था और फिर बैच को लेकर के रिपोर्टर को दे दिया था, जिसकी वजह से असली सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है और इस तरीके से फ्रैंक जेल से रिहा हो जाता है।